नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वीडियो से हम सभी मिलकर आगाज़ करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 7 को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जिसका संबंध है विज्ञान एवं पर्यावरण से। इसका पहला टॉपिक है जीव विज्ञान के मौलिक सिद्धांत। दोस्तों, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रयास होगा हम रेंज बढ़ाएं, और ये आपको भी मेरा सजेशन रहेगा। और वो रेंज बढ़ाते हुए धीरे धीरे आपको गहराई को टच करना है टॉपिक की। यदि आप एक टॉपिक की बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं फिर दूसरे टॉपिक की बेसिक चीज़ों का भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। और आप एग्ज़ाम में देखेंगे जब पेपर कठिन आता है तो तब भी 50 प्रश्न आसान होते हैं। मीडियम रेंज के पेपर में 65 से 70 प्रश्न आसान होते हैं, और जो पेपर आसान कैटेगरी में आता है उसमें 75 से 80 आसान प्रश्नों का संग्रह होता है। तो जब इतने सारे आसान प्रश्न आते हैं तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम आसान चीज़ों का निरंतर रिवीजन करते रहें, ताकि जो आसान प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न जो लगभग सभी विद्यार्थी सही करेंगे, हम उन प्रश्नों को गलत ना करें। क्योंकि यदि हम उन आसान प्रश्नों को गलत कर लेंगे जिसको सभी विद्यार्थी सही करने वाले हैं, तो वैसे भी हम रेस से बाहर हो जाएंगे। आपको इस बात का ध्यान रख लेना है, ठीक। तो पहले आप रेंज बढ़ाएंगे सारे टॉपिक्स की, और रेंज बढ़ाकर आपका रिवीजन बढ़िया चलता है तो धीरे धीरे आपको गहराई बढ़ानी है, मतलब उनका और गहन अध्ययन करना है। ऐसा नहीं करना कि 100 टॉपिक में से एक टॉपिक को पकड़ा और उसकी इतनी गहराई में चले गए कि उसको कवर करते करते एग्जाम आ गया और बाकी 90, 95, 99 टॉपिक हमारी नज़रों से ओझल हो गए। इस प्रकार का कृत्य आपको नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं अपने इस टॉपिक की, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जैव विकास, लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद, पुनरावर्तन का सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, डीएनए मॉडल, मेंडल के सिद्धांत हम पढ़ेंगे, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत हम पढ़ेंगे, पाश्चुरीकरण के बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा जो अन्य मौलिक सिद्धांत हैं उनकी बात भी हम अपनी इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपसे करेंगे, ठीक। आप कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर बताएंगे आपको हमारी यह सीरीज़ कैसी लग रही है, और आपको सलाह रहेगी आप इस पुस्तक को परचेस कर लें और वीडियो देखते देखते इस पुस्तक को अपने सामने ओपन करके रखें और अंडरलाइन करते चलें, ताकि आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें सेट हो जाएं, और जब आप रिवीजन करें तो बहुत ही कम समय में आप रिवीजन को अंजाम दे सकें। इस बात को आप ध्यान रख लें। इस पुस्तक को परचेस करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यदि आपको आसपास यह पुस्तक प्राप्त नहीं होती तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी इस पुस्तक को परचेस कर सकते हैं, ठीक। तो हमें शुरुआत करनी है जैव विकास से। सबसे पहले जानते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जैव विकास का शाब्दिक अर्थ है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर हुए परिवर्तन को जानना, ठीक। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं की उत्पत्ति, उनकी पीढ़ियों में हुए क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो जैव विकास में हम किस बात का अध्ययन करते हैं? जो जीव जंतु हैं, ठीक, उनमें या उनकी जो उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति से हम शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे कालक्रम के अनुसार जो उनमें क्रमिक विकास हुआ है उसका अध्ययन किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या चेंजेस आए, ये सारी चीज़ें आती है जैव विकास के अंतर्गत। अब इसको परिभाषित करने के लिए या इसको समझाने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रयास किए। जैसा कि आम व्यवहार में भी हम देखते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को या बात समझाने के लिए अलग अलग प्रकार से यदि व्यक्तियों से पूछा जाए तो हर व्यक्ति का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति चीज़ों को देखते हैं। उसी प्रकार से जिन्होंने जैव विकास के सिद्धांत दिए, हर एक सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उसके आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिए। इन सिद्धांत के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे लैमार्कवाद की, डार्विनवाद की, उत्परिवर्तनवाद की, पुनरावर्तन सिद्धांत को हम देखेंगे, और फिर ओपेरन का आधुनिक सिद्धांत भी हम देखेंगे, ठीक। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जिन 5 सिद्धांतों के हमने नाम लिए वे जैव विकास से संबंधित हैं। एकदम ऊपर का प्रश्न भी बन जाता है
कि ओपेरन का आधुनिक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? एक ऑप्शन रहेगा जैव विकास, इसके अलावा जो दूसरे विकल्प होंगे वो दूसरे विकल्प हो सकते हैं। तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही भी आसान प्रश्न होते हैं जो आपको कंपटीशन से बाहर करते हैं या कट ऑफ को 1-2 नंबर की मार्जिन से मिस करवाते हैं। ठीक, उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। ठीक, और आप सोच रहे होंगे सर आपने काफ़ी डिले कर दिया इस सीरीज़ को शुरू करने में। तो मैं आपको बता दूं, मुझे जॉब के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी मैनेज करना होता है, इसलिए कई बार समय पर चीज़ें नहीं आ पाती और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस सीरीज़ को बनाऊंगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किए, जिस कारण से मैंने सोचा कि अब जैसे भी समय निकलेगा इसको कंप्लीट कराया जाए। लेकिन आपसे एक अपेक्षा है, आप हमारा समर्थन जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी इन वीडियोस को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर दें। ठीक, अब एक न्यूज़ में कोई समाचार या कोई न्यूज़ सामने आई होगी जिसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये है 2022 के नोबेल पुरस्कार से संबंधित। लेकिन अब 2023 चल रहा है, तो 2023 में जब नोबेल पुरस्कार वितरित हो जाएंगे तो फिर उनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। तो चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। 2022 में दोस्तों होमिनिन एवं मानव विकास के जीनोम के क्षेत्र में शोध के लिए स्वते पाबो को मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसको आप ध्यान रखें। फिर अब हम चर्चा करते हैं उन सिद्धांतों की जिसकी बात हमने अपने इस वीडियो में शुरुआत में करी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे लैमार्कवाद की, लैमार्किज्म की। ठीक, लैमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक, इसको आप ध्यान रख लें। फिलोसॉफी जूलॉजिक किसकी पुस्तक है? लैमार्क की पुस्तक है। और इन्होंने इस पुस्तक में ही जैव विकास के सिद्धांत को 1809 में दिया। दोस्तों ये सन आपको याद नहीं रखना है, याद होता है तो बहुत बढ़िया बात। यदि आप इसको याद करने का प्रयास करते हैं तो ये प्रीलिम्स एग्जाम में आपकी बर्बादी का कारण हो सकता है। यदि आपने इस सिद्धांत को याद किया तो जो महत्वपूर्ण डेटा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हैं या दूसरे फैक्ट्स जो सन से रिलेटेड हैं वो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। तो आपको डिसाइड करना होगा क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर सन याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी बहुत प्रखर मेमोरी है तो फिर आप जरूर इसको याद कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है पुस्तक का नाम फिलोसॉफी जूलॉजिक किसकी है? लैमार्क की है। और इस पुस्तक में ही इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को दिया। और लैमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत में 3 तथ्यों पर बल दिया था। वे तथ्य कौन कौन से हैं? वातावरण का प्रभाव, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि जिस अंग का आप उपयोग अधिक करते हैं उसका विकास ज़्यादा होता है और जिन अंगों का आप उपयोग नहीं करते वे धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसकी चर्चा विस्तार से हमें करनी है, आप इंतजार करें और वीडियो में बने रहें। तीसरी बात क्या कही? उपार्जित लक्षणों की वंशगति। कौन से 3 बिंदु याद रखने हैं लैमार्क के सिद्धांत के बारे में जैव विकास के संबंध में? पहला, इन्होंने कहा कि जैव विकास में किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, तो उसमें सबसे पहली बात है वातावरण का प्रभाव। दूसरा, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का। तीसरा, उपार्जित लक्षणों की वंशगति, जो आपको पूर्वजों से लक्षण प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी 3 चीजें लैमार्क ने बोली? वातावरण का प्रभाव, अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत और उपार्जित लक्षणों की वंशगति। ठीक, अब हम एक एक करके इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। वातावरण का प्रभाव जैव विकास पर क्या पड़ता है? ये सिद्धांत किन का है, या जो 3 विशेषताएं हमने पढ़ी वे किन की हैं? वे लैमार्क की है ना। जीवों एवं उनके अंगों में निरंतर वृद्धि होती रहती है, हम सभी जानते हैं, जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये बात हुई पहले बिंदु की, जो कि है वातावरण के प्रभाव से संबंधित। फिर अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है। दोस्तों इन सारी बातों को हम उदाहरण के रूप में आगे अपने इस ही वीडियो में देखेंगे। ठीक, लैमार्कवाद को अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बिंदु को भी आप याद रखें, आपसे प्रश्न बन सकता है कि अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत किसे कहते हैं, तब आपका आंसर होगा लैमार्कवाद।
इस बात को आप ध्यान रखें। लेमार्क के उपार्जित लक्षणों की वंशगति के सिद्धांत के अनुसार जंतुओं के उपार्जित लक्षण वंशगत होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। हमने तीनों सिद्धांतों की चर्चा कर ली, या लेमार्कवाद में जो 3 तथ्य थे उनकी हमने बात कर ली। पहला था वातावरण का प्रभाव, दूसरा था अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का बिंदु, और तीसरा था उपार्जित लक्षणों की वंशगति। वातावरण का प्रभाव सीधा सा पड़ता है, हमने बात करी। अंगों के अधिक उपयोग से उन अंगों का अधिक विकास होता है जिनका उपयोग अधिक किया जाता है, और वो अंग विलुप्त होते हैं, या यूं कहें कि उनका विकास कम होता है जिनका उपयोग कम किया जाता है। ठीक, उपार्जित लक्षणों की वंशगति से मतलब है जो लक्षण होते हैं, अनुवांशिक गुण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। अब इन्हीं 3 तथ्यों को हमें उदाहरण के रूप में देखना है। जैसे कि जिराफ की लंबी गर्दन। लेमार्क के अनुसार जिराफ लाखों वर्ष पहले एक साधारण हिरण के समान जंतु था। उस समय वह घास का हरा भरा मैदान था। कहने का मतलब है जहां जिराफ रहा करता था उस स्थान पर पहले हरा भरा घास का मैदान था, लेकिन बाद में क्या, वहां पर मरुस्थल बन गया वातावरण के बदलते प्रभाव के कारण, जिससे घास में कमी आ गई। और जिराफ का जो भोजन था वो घास के रूप में करता था, उसमें कमी आने पर क्या हुआ, जिराफ को पेड़ों की ऊपर लगी हुई पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा। अब उसकी गर्दन वहां तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन उसने पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन और आगे वाली टांगों पर जोर डाला, जिससे उसकी आगे की टांगें और गर्दन लंबी होती चली गई, और पीढ़ी दर पीढ़ी वंशगत होकर वर्तमान जाति का स्थायी लक्षण बन गया। जिराफ में क्या, उसकी जो आगे के पैर है वो बहुत लंबे होते हैं और उसकी एक लंबी गर्दन, ये जिराफ का स्थायी लक्षण बन गया। ठीक, इसमें किस बात का प्रभाव पड़ा, हरे घास के मैदान से मरुस्थल बन गया, ये प्रभाव हुआ वातावरण का। ठीक, दूसरा क्या, अब पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए जो कि ऊंचाई पर लगी थी, उसने अपनी गर्दन और आगे की टांगों को बहुत जोर डाला, उनका ज्यादा उपयोग किया, जिस कारण से वे लंबी हो गई। ये दूसरा तथ्य हो गया अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग से संबंधित, और जो उसकी यह विशेषता हो गई वह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलती चली गई, और वह फिर वंशगत होगी, और वर्तमान में जिराफ का स्थायी गुण बन गया। आप देख सकते हैं कि गर्दन और जो आगे की टांगे हैं वे लंबी हैं, पहले जिराफ इस प्रकार का हुआ करता था। उम्मीद है जो तीनों तथ्य हैं आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से एग्जाम्पल है सर्पों में पैरों का न होना, बतख पक्षी में जल युक्त पाद का होना, खरगोश एवं कुत्ते के कान की मांसपेशियों का अधिक विकसित होना। अब एक एग्जाम्पल की तो चर्चा हमने विस्तार से करी कि जिराफ की लंबी गर्दन होती है, लेकिन बाकी जो 3 एग्जाम्पल हमने देखे, सांपों में पैर का ना होना, बतख पक्षी में जल युक्त पाद का होना, खरगोश व कुत्ते के कान की मांसपेशियों का अधिक विकास होना, इसको आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करके मुझे बताएंगे। हमने बात कर ली लेमार्कवाद की जैव विकास के संबंध में। यदि आपको वे 3 तथ्य याद हों तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बता दें। और यदि इस वीडियो से आपको सहायता मिल रही है तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी करना है जो आपकी ही तरह एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी को कर रहे हैं। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं डार्विनवाद। अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विविधता के सिद्धांत को उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया है, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। हमने लेमार्क की कौन सी पुस्तक के बारे में चर्चा की थी, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहां आपको ध्यान रखना है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक, जो कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की है। इसमें इन्होंने जैव विविधता के सिद्धांत को बताया है, जिसे डार्विनवाद कहते हैं। डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, प्राकृतिक चयनवाद भी कहते हैं हम डार्विनवाद को। प्रश्न आएगा निम्न में से किसे प्राकृतिक चयनवाद के नाम से जाना जाता है।
या किस सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो आप क्या करेंगे, डार्विनवाद को उसका आंसर टिक करेंगे। ठीक, डार्विन के सिद्धांत को निम्न मतों के द्वारा समझा जाता है। जैसे लेमार्क में हमने 3 तथ्यों को आधार बनाकर चर्चा करी थी, वैसे ही डार्विन के सिद्धांत को इन 3 तथ्यों या मतों के आधार पर समझा जा सकता है। पहला मत क्या है? जीवित जीवों के बीच संघर्ष। दूसरा क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता। और तीसरा क्या है? अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति। लेकिन मुझे पता है आपको याद करने में कंफ्यूजन होगा, इसलिए आप पहले नंबर पर याद करें, अधिक मात्रा में संतान उत्पत्ति। जब अधिक मात्रा में जीव होंगे तो उनके बीच संघर्ष भी ज्यादा होंगे। तो पहला क्या हुआ? अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति। दूसरा है जीवित जीवों के बीच संघर्ष। जब जीव ज्यादा उत्पन्न होंगे तो उनके बीच पर संघर्ष बढ़ेगा, खाने के लिए, है ना, रहने के लिए। उसके बाद इस संघर्ष में जो बचेगा, जो योग्य होगा जीवन जीने के लिए, उसके बाद आएगा योग्यतम की उत्तरजीविता। ये क्रम याद रखेंगे आप। अधिक जीव पर संघर्ष, पर संघर्ष में जो जीतेगा वो योग्य होगा जीने के लिए, तो योग्यतम की उत्तरजीविता। ये 3 को आप साइकिल में याद रखेंगे। और किस कंटेक्स्ट में? डार्विनवाद के कंटेक्स्ट में। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब इन 3 बातों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति। तो होता क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के जीव अपने जीवन काल में कई हजार बच्चों को जन्म देते हैं। यदि ये सभी जीवित रह गए तो पृथ्वी पर इनकी भरमार हो जाएगी और पृथ्वी इन जीवों से पूरी तरह भर जाएगी। इसलिए प्राकृतिक वर्ण के अंतर्गत कुछ जीव जन्म के साथ ही विभिन्न तरीकों से मर जाते हैं, और जो बचते हैं उनके बीच में क्या होता है, फिर संघर्ष होता है। जीवों के बीच जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए संघर्ष गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यह संघर्ष उनकी मृत्यु तक कभी आवास, कभी भोजन, कभी वर्चस्व के लिए और कभी इन तीनों के लिए एक साथ चलता रहता है। इस संघर्ष में कुछ जीव हार जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जो जीत जाते हैं उसके लिए तीसरा बिंदु बनाया गया है ना, जो कि है योग्यतम की उत्तरजीविता। इनके अनुसार वह जीव जो जीवन संघर्षों में जीतता है वही जीव प्रकृति में अस्तित्व रख पाता है। यह प्राकृतिक वर्ण के द्वारा होता है और संघर्ष में सफल यह जीव अपनी अगली पीढ़ी में अपने गुणों को स्थानांतरित करता है। यह था डार्विनवाद। ठीक, अब आपको कमेंट में बताना है लेमार्कवाद के जो 3 तथ्य थे वो क्या थे, और फिर बिना देखे आप बताएं। डार्विनवाद के 3 तथ्यों को भी आप मेंशन कर दें। यदि आप कमेंट में इस प्रकार से जो मैं प्रश्न करता हूं उनको मेंशन करेंगे तो मुझे विश्वास है आप अधिक समय तक या लंबे समय तक इन चीजों को याद रख पाएंगे जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ठीक, इसके बाद हमें चर्चा करनी है उत्परिवर्तनवाद की, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशनिज्म। हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने कब 1901 में, जो उतना आवश्यक नहीं है, आपको नाम ध्यान रखना है, ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत को दिया। इसमें क्या है, नई जीव जातियों की उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसे हम नव डार्विनवाद भी कहते हैं। जैसे हम डार्विनवाद को प्राकृतिक चयनवाद कहते थे, उसी प्रकार से उत्परिवर्तनवाद को हम नव डार्विनवाद कहते हैं। प्रश्न कैसे आएगा अब आप समझ चुके होंगे। इस सिद्धांत में क्या है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों के क्रमिक विकास व अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती। जो हमने 2 में पढ़ा कि क्रमिक विकास में कुछ परिवर्तन आते हैं, तो इस क्रमिक विकास के जो धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं उस परिवर्तन को उत्परिवर्तनवाद खारिज करता है। वो कहता है कि धीरे धीरे क्रमिक विकास के रूप में परिवर्तन नहीं आते, बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। ठीक, उम्मीद है आपको सारी चीजें एकदम क्लियर होंगी। और जो ये आकस्मिक परिवर्तन होता है वह किन क्रियाओं का परिणाम होता है, तो यहां पर लिखा हुआ है जीन उत्परिवर्तन, जीन म्यूटेशन या जीन में परिवर्तन आ जाना। दूसरा क्या है,
गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन के द्वारा भिन्नताएं। इस कारण से क्या होता है, जीव जाति या नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। यह कौन सा सिद्धांत कहता है, यह कहता है उत्परिवर्तनवाद। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद हमें बात करनी है पुनरावर्तन सिद्धांत की। आपको जिस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया उनका नाम याद रखना है, जैसे कि ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था उत्परिवर्तनवाद, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है पुनरावर्तन सिद्धांत। इसको आप ध्यान रखें। इस सिद्धांत में क्या है, इसके अनुसार किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएं उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान ही होती हैं। इनका कहना है कि जब कोई जीव पैदा होने से पहले उस अपनी भ्रूणीय अवस्था में होता है तो उस समय जो उनकी व्यवस्था होती है, चाहे आप आनुवांशिक स्तर पर बात करें, तो वह उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है। इनकी विशेषताएं कैसी होंगी या स्थिति कैसी होगी, जो इनके पूर्वज हैं उनकी स्थिति जो पूर्वजों की वयस्क अवस्था जैसी थी वैसी इनकी भ्रूणीय अवस्था होती है। और जब ये किसी के पूर्वज बनेंगे तो जो इनकी वयस्क अवस्था होगी वो इनके बाद आने वाली पीढ़ियों की भ्रूणीय अवस्था होगी। यह कहता है पुनरावर्तन सिद्धांत, जो कि अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया था। अब बारी आती है ओपेरन के आधुनिक सिद्धांत की। इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में समुद्र में हुई है। प्रश्न आएगा, समुद्र में उत्पत्ति जीव रसायन के रूप में किस सिद्धांत के अनुसार हुई है, तो आप कहेंगे ओपेरन के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार हुई है। जीवन के उद्भव में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों के हजारों वर्षों की क्रिया का योगदान है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ओपेरन के आधुनिक सिद्धांत के आधार पर। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी को तेज स्पीड से आगे ले जाएंगे क्योंकि समय कम है। पूरी पुस्तक या पूरी सीरीज हमें कंप्लीट करनी है, तो अब थोड़ी हम गति इतनी तेज करेंगे। इसके बाद बारी आती है कि द्विनाम पद्धति क्या है, किसने इसका प्रतिपादन किया। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया है कैरोलस लिनियस ने। याद रखें, द्विनाम पद्धति के जनक है कैरोलस लिनियस। इसके अनुसार प्रत्येक जीव अथवा वनस्पति का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द होता है वंश, या पहला शब्द वंश को इंगित करता है उस प्रजाति के, और दूसरा शब्द उसकी जाति को इंडिकेट करता है। जैसे यदि हम आम के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो हम सभी जानते हैं आम का वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो मैग्नीफेरा या पहला शब्द है वो इसके वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इंडिका शब्द है वह इसकी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। तो जो होमो शब्द है वह इसके वंश को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेपियंस जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है कोशिका सिद्धांत की। ध्यान रखें, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, मैथियस, जेकब, स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान। आपको सिर्फ याद रखना है स्लाइडेन एवं स्वान ने कौन सा सिद्धांत दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। कब दिया इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। कौन से तीन प्रमुख सिद्धांत थे कोशिका सिद्धांत में, जो कि स्लेडन स्वाइन के द्वारा दिया गया। पहला सिद्धांत था सजीवों का जीवन एकल कोशिका से आरंभ होता है। ध्यान रखें, पहला है कि जो शुरुआत होती है वो सिंगल एकल कोशिका से होती है। दूसरा सिद्धांत क्या है, सजीवों का शरीर कोशिका एवं उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। जो हमारा शरीर है उसमें हर एक चीज जो है कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और सजीवों में ऊतकों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। जो टिश्यूज का निर्माण हमारी बॉडी में होता है वो भी कोशिका के द्वारा होता है। अब कोशिका बेसिक यूनिट है, तो कोशिका से ही हर चीज का निर्माण होता है। जैसे घर की बात करें तो घर में बेसिक यूनिट ईंट होती है, दीवार आप खड़ी करते हैं, तो इसी प्रकार से कोशिका काम करती है हमारे शरीर के लिए। उम्मीद है स्लाइडेन स्वान का कोशिका सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। इन तीन बिंदुओं को आप आवश्यक रूप से ध्यान रख लें। फिर बारी आती है जेनेटिक कोड की। तो दोस्तों, जेनेटिक कोड कुछ नियमों का समूह है जिनके उपयोग से जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों के जानकारियों को प्रोटीन में बदलने का काम करती हैं। जेनेटिक कोड क्या है, कुछ नहीं है, नियमों का समूह है। कैसे नियम, वे नियम लिखे गए हैं जिनका प्रयोग करके जीवित कोशिकाएं या जिनके अनुसार जीवित कोशिकाएं जेनेटिक पदार्थों में उपस्थित जानकारियों को प्रोटीन में बदलने का काम करती हैं। तो जिन नियमों का ये पालन करती हैं इस कार्य को करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं जेनेटिक कोड। पर जेनेटिक कोड की विशेषताओं की हम बात करें
तो जेनेटिक कोड प्रायः सार्वत्रिक या यूनिवर्सल होते हैं। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कोमा रहित होते हैं। जेनेटिक कोड पद्धति में 43 बराबर 64 त्रिगुणी संकेत शब्द होते हैं जिन्हें कोडान कहते हैं। ध्यान रखना, कोडॉन का संबंध जेनेटिक कोड से है। इसमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडान होता है। दोस्तों, इसके बारे में मैं गहराई से चर्चा फिलहाल नहीं कर पाऊंगा और इतना समय भी मेरे पास नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों के बारे में अलग से रिसर्च करूं। यदि आगे कभी समय मिलेगा तो एक अलग से वीडियो मैं इसके लिए बना दूंगा। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अगला बिंदु क्या है? 64 कोडान में से 3 कोडान UAA, UGA और UAG ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को संकेत नहीं देते। इन्हें समापन कोडान कहा जाता है। समापन कोडान को आप ध्यान रख लें, इन्हें हम समापन कोडान कहते हैं। और AUG अमीनो एसिड को प्रारंभिक कोडान कहते हैं। प्रारंभन कोडान कौन सा है? AUG अमीनो एसिड को हम प्रारंभन कोडान कहते हैं। इतनी चीजों को आप ध्यान रख लें। फिर हमें चर्चा करनी है, आप यहां पर इस डायग्राम को देख सकते हैं, DNA मॉडल की। जेनेटिक कोड में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी, आगे मैं इस पर रिसर्च करके आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जैसे ही समय मिलेगा। फिलहाल आप इन कुछ बिंदुओं को ध्यान रखने का प्रयास करें जहां तक आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं DNA मॉडल की। दोस्तों, जीवित कोशिकाओं में गुणसूत्रों में पाए जाने वाली तंतुनुमा रचना को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आपसे ये भी पूछा जाता है। इनकी संरचना घुमावदार सीढ़ीनुमा होती है। आपने देखा होगा इस प्रकार से संरचना होती है DNA की। ठीक, DNA में अनुवांशिक जीन लिपटे रहते हैं। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, आप याद रखें, वाटसन एवं क्रिक ने DNA अणु की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज करी थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। कब मिला? 1962 में। उतना आवश्यक नहीं है, ध्यान रखना, बस इतना याद रखें। जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने DNA अणु की द्विकुंडलिनी संरचना की खोज की थी। DNA अणु कैसा होता है? तो त्रिविमीय होता है, 2 तंतुओं से मिलकर बना होता है जो कि एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर हमें बात करनी है मेंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत की। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहते हैं। इनका वास्तविक नाम था यूहान। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने चर्च के पादरी बनते समय अपना नाम ग्रेगर कर लिया। ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी ग्रेगर जॉन मेंडल को आपको ध्यान रखना होगा, इस नाम को अनुवांशिकता के जनक कहलाते हैं। इन्होंने मेंडल के नियमों का प्रतिपादन 1857 की क्रांति के समय किया था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए टमाटर के पौधे का उपयोग किया। इस तथ्य को आप ध्यान रख सकते हैं। अनुवांशिकता के सिद्धांत के अनुसार एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ये बात भी हम जानते हैं। माता पिता के गुणों का अपने बच्चों में आना अनुवांशिकता का रूप है। इस बारे में भी बच्चा जानता है। ठीक, मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी 3 प्रमुख नियम दिए। इनका नाम आप ध्यान रखें। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम जिसे हम युग्म शुद्धता का नियम भी कहते हैं, और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम है मेंडल के 3 नियम जिनका संबंध अनुवांशिकता से। कौन कौन सा? पृथकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, पृथक्करण के नियम को युग्मों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत की। यह सिद्धांत किसने दिया? बीडल और टैटम ने दिया। ध्यान रखना है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? बीडल एवं टैटम ने दिया। इसके अनुसार जीन एंजाइमों का उत्पादन करते हैं। एंजाइम का उत्पादन कैसे होता है? जीनों से होता है। और एक जीन एक ही एंजाइम के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है। क्या ध्यान रखना है? एक जीन से एक ही एंजाइम का उत्पादन हो सकता है। जीन जीवों के गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक क्रिया की इकाई है। ध्यान रखें, आनुवांशिक क्रिया की इकाई क्या है? जीन है। आप पहले से भी जानते होंगे। और जोहान सेन ने सबसे पहले जीन शब्द का उपयोग किया था। रासायनिक अभिक्रिया को दर को बढ़ाने वाले जैविक उत्प्रेरक को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर बारी आती है पाश्चुरीकरण क्या है। दोस्तों, पाश्चुरीकरण हम सभी जानते हैं। पाश्चराइज्ड मिल्क भी आपने परचेस किया होगा।
ठीक। तो पाश्चुरीकरण दूध के निर्जमीकरण की प्रक्रिया है। इस विधि की खोज लुई पाश्चर ने की थी, नाम से ही समझ में आता है। अब जान लेते हैं इसमें होता क्या है। इसमें दूध को 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और बहुत जल्दी शीघ्रता से उसे 15 से 20 डिग्री तक ठंडा कर लिया जाता है। क्या ध्यान रखना है, 65 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप गर्म करते हो 30 मिनट तक, और फिर क्या करते हो, एकदम से या शीघ्रता से 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर लिया जाता है। इससे होता क्या है, दूध में उपस्थित जो हानिकारक कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम चर्चा कर लेते हैं जीव विज्ञान संबंधित प्रमुख खोज एवं उनके वैज्ञानिकों की। तो हम सभी जानते हैं विटामिन की खोज या विटामिन का नामकरण किया था किसने, फंक ने। इतना ध्यान रखना है, विटामिन का नामकरण फंक ने किया था। और मैकुलन का नाम आपको याद रखना है, विटामिन ए और बी दोनों की खोज करी थी मैकुलन ने। याद रखें किसने की थी, मैकुलन ने। ए और बी विटामिन की खोज की थी किसने की थी, मैंने की थी खोज। किसकी, विटामिन ए और बी की। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ठीक। अब विटामिन सी की खोज किसने की थी, हालकट और जेम्स लिंड ने। ठीक। तो आप सी फॉर कट याद कर लें तो हालकट हो गया। विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। ठीक। विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। आप सीधा याद रखें, होलकट हॉपकिंस, सी डी, हालकट हॉपकिंस, सी और डी। फिर ई की खोज किसने की थी, एवांस ने की थी। ई फॉर एवांस आप इस तरीके से याद रखें। हेनरिक ने की थी के, विटामिन के की खोज। लास्ट में क्या आ रहा है, हेनरिक। ठीक। तो विटामिन के, हेनरिक। हार्मोन की खोज की थी वेलिस ने। प्रोटीन की खोज की थी जे जे मुल्डर ने। ठीक। हृदय प्रत्यारोपण की खोज की थी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। याद रखें। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लेलेहेई ने की थी, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज। बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। आप ल्यूवेनहाक बस याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। अब ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और एंटीजन। जितनी भी चीजें ब्लड से संबंधित हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप, आरएच फैक्टर और एंटीजन, इसकी खोज की थी लैंडस्टीनर ने। फिर बारी आती है डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। इसकी चर्चा हमने की है, वॉटसन एवं क्रिक ने इसकी खोज की थी। डीडीटी की खोज की थी पाल मूलर ने। अब आपको बताना है डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने, इतना याद रखें। बीसीजी की खोज कैलमेट ग्योरेन ने की थी। किसने की थी, बीसीजी की खोज कैलमेट और ग्योरेन ने की थी। होम्योपैथी की खोज की थी हनीमैन ने। एच से होम्योपैथी, एच से हनीमैन। ठीक। पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जेई साल्क ने। इसको आप याद रखें, साग सब्जी, जो साग सब्जी नहीं खाएगा उसको पोलियो हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पेनिसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। ठीक। पेनिसिलिन को आप फेलिसिलिन पढ़ लें तो फा से फेलिसिलिन हो जाएगा, फा से फ्लेमिंग हो जाएगा, लेकिन आपको ध्यान पेनिसिलिन फ्लेमिंग ही रखना है। आप अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हैं। चेचक की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। मलेरिया परजीवी की खोज की थी चार्ल्स लॉरेन ने। डायलिसिस की खोज की थी डॉक्टर विलियम कोल्फ ने। ठीक। डायलिसिस की खोज की थी विलियम कोल्फ ने। भारत में जेनेटिक खोज के जन्मदाता कौन है, डॉक्टर हरिगोविंद खुराना है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी विलियम हार्वे ने। आप लोगों को लग सकता है सर याद करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप जैसे ही 2-4 बार पढ़ेंगे सुनेंगे आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। फिर बारी आती है टीका या इम्यूनिटी के जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। इन्होंने चेचक की खोज भी की थी। एडवर्ड जेनर ने टीका और इम्यूनिटी के जनक हैं। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, अल्बर्ट साबिन ने की थी। एक्सरे की खोज की थी रोएंटजन ने। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका विभाजन हाफ मिनिस्टर। कलर ब्लाइंडनेस हार्नार्ड। ठीक। अब जिसको दिखाई नहीं देगा, कलर ब्लाइंडनेस होगी, उसको आप हॉर्न बजाकर साइड करेंगे रोड पर। इस प्रकार से याद रखें। हरित क्रांति की खोज नॉर्मन ई बोरलॉग और डीएनए की खोज फ्रेडरिक फिशर। दोस्तों यहाँ पर डीएनए याद रखने योग्य तथ्य है, क्योंकि जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम आएगा। क्या, वाटसन एवं क्रिक, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रेडरिक फिशर। तो इस तथ्य को जरा आप मार्क कर लें, खुद से भी चेक करें, और जैसे ही मुझे कंफर्मेशन होगा तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। फिलहाल आप इसको स्टार मार्क कर लें ताकि आपको चीजें ध्यान रखें। आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वाटसन एवं क्रिक डीएनए के खोजकर्ता के रूप में
दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट था मैंने क्लियर किया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं की। इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं क्योंकि वीडियो की लंबाई ज़्यादा होती जा रही है। इसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।